नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे कानून की जो पारिवारिक झगड़ों को लड़ाई की तरह नहीं बल्कि सुलह की तरह देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की, जिसने पारिवारिक विवादों को निपटाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। इस कानून की पहली लाइन ही मतलब इसकी प्रस्तावना सब कुछ साफ कर देती है। इसका मकसद झगड़ा बढ़ाना नहीं बल्कि सुलह कराना है। ये कानून ये बताने के लिए नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका असल मकसद है परिवारों को एक साथ लाना और कोई हल खोजने में मदद करना। आप देखिए ये कानून कितना बड़ा बदलाव लेकर आया। सोचिए, जो पारंपरिक अदालतें हैं वो एक तरह से जंग का मैदान होती हैं, जहां एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है। लेकिन फैमिली कोर्ट्स एक बातचीत की मेज की तरह हैं, जहां लक्ष्य एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे दोनों पक्षों का भला हो सके। तो सवाल ये उठता है कि ये जो खास अदालतें हैं जो सुलह पर इतना जोर देती हैं, आखिर ये बनती कैसे हैं? चलिए इस नए अप्रोच की बुनियाद को समझते हैं। देखिए, इन्हें बनाने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। राज्य सरकारें हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके इन्हें स्थापित करती हैं। और हाँ, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में एक फैमिली कोर्ट होना तो जरूरी है, लेकिन सरकारें अगर चाहें तो जरूरत के हिसाब से कहीं भी इन्हें बना सकती हैं। इन अदालतों को चलाने वाले जज भी आम जजों से कुछ अलग होते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो उनके सिलेक्शन को इतना खास बनाता है? ये बात बहुत बहुत मायने रखती है। फैमिली कोर्ट का जज बनने के लिए सिर्फ कानून की जानकारी होना ही काफी नहीं है। उन्हें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शादी जैसी संस्था की रक्षा करने और बच्चों की भलाई को सबसे ऊपर रखने के लिए कमिटेड हो। यही सोच इन जजों को सबसे अलग बनाती है। और एक और दिलचस्प बात, ये कानून कहता है कि जब जज चुनने की बारी आती है तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि कानून बनाने वालों ने पारिवारिक मामलों की संवेदनशीलता को कितनी गंभीरता से लिया है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि ये अदालतें बनती कैसे हैं। अब सवाल ये है कि ये आखिर किस तरह के मामले सुन सकती हैं। चलिए इनके अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी कोर्ट की बाउंड्री होती है, मतलब वो किन मामलों पर फैसला सुना सकती है और किन पर नहीं। तो ये कानून फैमिली कोर्ट्स को परिवार से जुड़े लगभग हर बड़े मुद्दे को संभालने का अधिकार देता है, चाहे वो तलाक की बात हो, पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो, बच्चों की कस्टडी का सवाल हो या फिर गुजारे भत्ते यानी मेंटेनेंस की बात हो। ये सब इन अदालतों के दायरे में आता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1984 में कानून तो बन गया, लेकिन इसे पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया गया था। अलग अलग राज्यों ने इसे धीरे धीरे अपनी रफ्तार से अपनाया ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके। अब आते हैं उस चीज पर जो इन अदालतों को सबसे ज्यादा खास बनाती है, और वो है इनके काम करने का तरीका। ये पारंपरिक अदालतों से एकदम अलग है। यहाँ प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ है। कानून साफ साफ कहता है कि अदालत का सबसे पहला कर्तव्य समझौता कराना है। जज का काम बहस कराना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर सुलह का रास्ता निकालना है। मुकदमा तो कह सकते हैं आखिरी ऑप्शन है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। पारिवारिक मामले जाहिर है बहुत निजी होते हैं और यह कानून इस बात का पूरा सम्मान करता है। यह अदालत को बंद कमरे में यानी इन कैमरा सुनवाई करने की इजाजत देता है। इसका मकसद कड़वाहट को कम करना और एक ऐसा माहौल बनाना है जहां लोग बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सके। यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है और इसका जवाब काफी लोगों को चौंका सकता है। क्या फैमिली कोर्ट में हमेशा एक वकील की जरूरत होती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कानून के हिसाब से किसी भी पार्टी को वकील रखने का ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। इसके पीछे सोच ये है कि जब लोग सीधे एक दूसरे से बात करते हैं तो वे कानूनी दांव पेच में उलझने के बजाय हल खोजने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, अगर अदालत को लगता है कि कानूनी मदद की जरूरत है तो वो मदद जरूर मुहैया करा सकती है। और ये फैमिली कोर्ट्स अकेले काम नहीं करते, इनके पास एक पूरी सपोर्ट टीम होती है। सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और सलाहकार ये सभी सुलह कराने में मदद के लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ तक कि सबूत पेश करने के जो सख्त नियम होते हैं उनमें भी ढील दी जाती है ताकि अदालत हर उस जानकारी पर विचार कर सके जो सही समाधान तक पहुँचने में मदद करे।
चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इन अदालतों के फैसलों का क्या होता है, उनके अधिकार क्या हैं और उन फैसलों की समीक्षा कैसे की जा सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल कानून है। इसका सर्वोपरि प्रभाव है, जिसका मतलब ये है कि अगर परिवार से जुड़े किसी मामले पर इस कानून और किसी दूसरे कानून में टकराव होता है तो हमेशा हमेशा फैमिली कोर्ट्स एक्ट की बात ही मानी जाएगी। ये इसे एक खास दर्जा देता है। तो क्या फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? जवाब है हाँ, अंतिम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है। अगर फैसला दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हुआ है तो फिर कोई अपील नहीं हो सकती। ये नियम लोगों को समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाँ, अगर किसी को अपील करनी है तो उसके लिए एक तय समय सीमा भी है। फैसले की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील करनी होती है ताकि मामले बेवजह लटके ना रहें। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। फैमिली कोर्ट्स एक्ट का दिल सुलह और समझौते में बसता है, लेकिन क्या हर पारिवारिक विवाद में समझौता ही सबसे अच्छा न्याय है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना इस कानून को समझने के लिए बहुत जरूरी है।